हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं और साथ साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक कहते हैं कि पहले हमें एमसीक्यू चाहिए, दूसरे कहते हैं हमें टॉपिक के बाद एमसीक्यू चाहिए। तो पहले भी आपको दिखेगा, आप स्टॉप करके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद भी एमसीक्यू दिखेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने टॉपिक पहली बार पढ़ा है और उनके लिए भी कि भाई उनको क्या समझ आया है, उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अगर हम आज का न्यूज़पेपर देखें तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये थे। इसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब। हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि जो हरियाणा ने प्राइवेट जॉब जो है कंपनी है ना, वहाँ पे भी 75% के राउंड कोटा रख दिया। अब यहाँ पे स्टे लग गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको लिफ्ट किया है, हाई कोर्ट ने लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रीज़न कुछ होना चाहिए। खैर, ये केस आगे जा चल के क्या होता है उसको देखते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्री के लिए तो आपको फंडामेंटल राइट याद रखने, बस उसमें ही काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ ही आपको याद नहीं रखना। हाँ, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा आगे चल के इसके ऊपर मैच्योरेशन कुछ होती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि क्या कोई स्टेट ऐसा दे सकती है एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट के लिए या बार कर सकती है बाकियों को कि नहीं, तब हम इसके ऊपर बाकी बात करेंगे। विजाक टू कम अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर फ्लीट रिव्यू कब होगा जी? 20 से 5 मार्च तक। तो इसी टाइम के ऊपर इस टॉपिक को पढ़ना तो आप इजीली छोड़ सकते हो। आपने क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है या कोई मीटिंग है या कुछ भी है जो होने वाली हो, उस टाइम पे उसको नहीं रिकॉर्ड करना, आपने अपने नोट्स के अंदर नहीं लिखना, कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई वो तो हो चुकी होंगी, वो फाइनल होंगी ना। अभी हम कहें कि ये हुआ, आपने नोट किया, फिर दोबारा उसी टॉपिक को, तो उसमें आपने जाना नहीं है, आपका टाइम बचेगा। तमिलनाडु टेल सुप्रीम कोर्ट इट डज नॉट वांट न्यूट्रिन ऑब्जर्वेटरी। हमने रिसेंटली INO के बारे में पढ़ा है ना, तो न्यूट्रिन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न घाट के अंदर सेंसिटिव एरिया है, टाइगर रिजर्व भी है, उसकी वजह से तमिलनाडु ने बोला कि ये ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन की ऑब्जर्वेटरी जैसे हम अंडरग्राउंड बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन तो पेनिट्रेट कर जाता है, क्यों बाकी कॉस्मिक रेडिएशन आती है न्यूट्रॉन के साथ, हम उसको ऊपर अगर स्टडी करें है ना, तो सरफेस के ऊपर तो बाकियों की इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए हम बाकियों को फिल्टर करने के लिए उसको अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, ये बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगी, ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है, उसकी वजह से जो टाइगर रिजर्व वगैरह है उनको वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन और जो अदर पॉपुलेशन स्पीसीज की वहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन ये भी पूरा मेच्योर नहीं हुआ, तो अभी तो तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट बोला है, आगे चल के देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है ना, क्योंकि वही बात होगी फिर वहाँ पर अपना एकदम लास्ट में इसको फाइनल कर देंगे टॉपिक को दोबारा। पहला क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट्स ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ओके, अब यहाँ पे इससे पहले हम एक बेसिक चीज़ समझते हैं, हमने पहले भी की हुई है लेकिन दोबारा प्री आने वाला, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके। अगर आप कोल से प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मिट हो रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन को बोलते हैं हम ब्राउन हाइड्रोजन। अगर आप कोल की जगह थोड़ा क्लीनर सोर्स लें, जैसे आपने नेचुरल गैस ले लिया, ठीक है, नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की और जो उस प्रोसेस के अंदर CO2 रिलीज हुई वो भी एटमॉस्फेयर में हुई, तो मतलब पोल्यूशन कर रही है, उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। तीसरा है कि अगर आप नेचुरल गैस को ही लें, उससे हाइड्रोजन निकालें, लेकिन जो CO2 रिलीज हो रही है उस प्रोसेस के अंदर, उसको आपने एटमॉस्फेयर के अंदर जाने नहीं दिया, आपने कैप्चर कर लिया, स्टोर कर लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। चौथा है ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे जैसे आप H2O वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें और इसको ब्रेक डाउन करें, यहाँ पे हाइड्रोजन जनरेट करें, तो कोई CO2 यहाँ पे जनरेट नहीं होती, इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के पीछे दुनिया पड़ी हुई है, जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री ने 500 गीगावाट का अपना टारगेट रख दिया, रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम कर देंगे, है ना, इतनी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हमने प्रोड्यूस करनी है, तो इसलिए दूसरा जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ग्लासगो से लेके, है ना, लीमा एंड देन वी कैन से पेरिस, है ना, ग्लासगो, तो यहाँ पे जो कमिटमेंट है उनको पूरा करना है, तो अब उनको पूरा करने के लिए हमें चाहिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, इसके ऊपर कंट्रीज फोकस कर रही हैं, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए को प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है जी, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस भी करना है,
तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से आनी चाहिए? ऐसा थोड़ी वो आपकी कोल से आ गई तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर कौन सी ग्रीन हाइड्रोजन? ये थोड़ी ग्रीन हाइड्रोजन है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स उसका हो। पहली तो ये चीज हमें कवर करनी है। दूसरा कि जो आपके जो ये हाइड्रोजन है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ये स्टेट ए है ना, मान लीजिए आप राजस्थान के अंदर आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाया और आप चाहते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी आपको ग्रीन हाइड्रोजन के लिए चाहिए आपको महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ से अगर आप ट्रांसपोर्ट करोगे, ट्रांसमिशन के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा चार्जेस भी पड़ेंगे, इंटरस्टेट वगैरह, तो वो भी इसके अंदर नहीं पड़ेंगे, ये इन्होंने बोला। तो कहने का मतलब है कि क्या क्या प्रोसेसेस होती है उसके अंदर, जो भी दिक्कतें आई गवर्नमेंट ने इस हाइड्रोजन पॉलिसी के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, क्या क्या बोला इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू 5 मिलियन टन बाय 2030, ये हमारा टारगेट है। टारगेट तो आपको प्री के लिए याद करना ही है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पहली बात, एज एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग रिन्यूएबल पावर टू अचीव दिस। कि एक तो आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके ब्रेक डाउन कर रहे हो, और जो एनर्जी उसके लिए यूज होनी है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए, कोल से नहीं आनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़े फायदेमंद है, तो जो हम उसके बैटरी के लिए चार्ज कर रहे हैं तो वो तो हमारी कोयले से आ रही, तो फिर क्या फ़ायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, है ना। तो फिर तो भाई उसको रहने दो, बैटरी का वो भी वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं। क्या बोला और पॉलिसी ऑफर 25 ईयर फ्री पावर ट्रांसमिशन फॉर एनी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट टू सेटअप टू सप्लाई पावर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 25 ईयर का फ्री पावर ट्रांसमिशन है। जैसे मान लीजिए एक स्टेट के अंदर आपने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट सेटअप किया, आप चाहते हो कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसका जो ट्रांसमिशन का खर्चा वो इंटरस्टेट आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। गवर्नमेंट प्रोवाइड सिंगल पोर्टल क्लियरेंस के लिए, ठीक है। फैसिलिटी प्रोड्यूसर टू सरप्लस, है ना, मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हो, वहाँ पे आपको सरप्लस है, उसको भी स्टोर करने के लिए आपको ग्रिड के कनेक्ट है, डिस्कॉम कंपनी वगैरह खरीद सकती है, उसके लिए भी यहाँ पे है बंदोबस्त किया गया है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उस इलेक्ट्रिसिटी को खरीदेंगी उसको बोलेंगे आरपीओ। आरपीओ के अंदर देखो, जैसे मान लीजिए दोस्तों इंडिया के अंदर कोई चाहता है कि ठीक है कंपनीज आती हैं, प्लांट लगा दिया किसी कंपनी ने, अब उस कंपनी को रिन्यूएबल वही सोलर लगा दिया, तो उसके जो इलेक्ट्रिसिटी कोई खरीदेगा भी तो सही, है ना। कंपनी ऐसे थोड़े पैसा खर्च देगी, वो कहेगी मुझे श्योरिटी दो कौन खरीदेगा मेरी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर आरपीओ लगा दिया उस टाइम पे कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, आपको इतनी रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करनी है, तो ये भी जो यहाँ से परचेज करेंगे वो भी आरपीओ की आपकी अंदर आएगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट जो है वो भी हम प्रमोट करेंगे, ग्रीन अमोनिया बनाएंगे। ग्रीन अमोनिया क्या होगा? जैसे अपना नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन जो है हम जैसे नेचुरल गैस वगैरह है ना उससे लेते हैं, और इसको हाई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह के ऊपर जो हैबर-बॉश प्रोसेस है हम अमोनिया बनाते हैं, उसके बाद इसका फर्टिलाइजर बनाते हैं, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, वो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से लेंगे, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा ग्रीन हाइड्रोजन मतलब उसको लेंगे, तो इट मीन्स के यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अब ग्रीन सोर्स से आ रही है, तो ये हमारा बनेगा ग्रीन अमोनिया, ठीक है। इकोनॉमिकल, मोर इकोनॉमिकल होगा, बहुत बेनिफिट होगा अपने को, रिफाइनिंग वगैरह सब कुछ, है ना। टाइम बाउंड क्लियरेंस, ये भी गवर्नमेंट ने बोला, तो उसका भी ये है कि हमारी प्रोसेस आगे चल पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। सो कहने का मतलब है व्हाट नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो बहुत से जैसे हमारा यूरिया से लेके है ना फर्टिलाइजर बनते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोजन है वो अपनी नेचुरल गैस से आ रही है, तो वो दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे अब क्या होगा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर भी उसको ग्रीन अमोनिया बना सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं फर्टिलाइज़र को कंपनीज़ को भी आप ग्रीन अमोनिया यूज़ करो, जिससे क्या होगा हमारा जो CO2 का मिशन है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और कुड स्टार्ट एट 15 to 20% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट, है ना, इतने स्टार्टिंग के अंदर उनको दे देंगे गोल कि इतना आप जो ग्रीन हाइड्रोजन से लो, बाकी धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Green hydrogen is hydrogen gas produced through electrolysis of water. Second, green ammonia used hydrogen from water electrolysis and nitrogen from natural gas. Third, a recently released policy offers 25 years of free power transmission for any new renewable energy plant setup
टू सप्लाई पावर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बिफोर 2025। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ दी दो। तो आंसर सिंपल है दोस्तों, अब तो हमने सारा कर लिया 1 and 3। यहाँ पे जो नाइट्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस नहीं है ना, हाइड्रोजन तो ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस से आ रही है, नाइट्रोजन जो है वो हम एयर से लेंगे, ठीक है, एयर से नाइट्रोजन लेके। ओके, सेकंड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे जाएंगे। आईईडी फाउंड इन ओल्ड सीमापुरी, ठीक है दोस्तों, अभी दिल्ली के अंदर रिसेंटली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो अमाउंट थोड़ी सी पाई गई है। इससे पहले भी आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब जो होममेड बॉम्ब बनाते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल डाल के उसको एक्सप्लोजिव बनाते हैं, जिसके अंदर चार्जर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स और सब कुछ वो इनिशिएटर वगैरह होते हैं। अब ये कई टाइप के आते हैं, जैसे आपको कोई पाइप के अंदर बना दिया किसी ने, कंटेनर बॉम्ब्स आ गए, कार के अंदर, कॉम्पैक्ट कार वगैरह, सब अलग अलग हैं और इनके अलग अलग साइज़ के हिसाब से इनकी अलग अलग रेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन हाई एक्सप्लोजिव है अमोनियम नाइट्रेट, उसको यूज़ करते हैं, ट्राई एसीटोन, ट्राई परऑक्साइड, देन सेमटेक्स, इथाइलिन ग्लाइकोल, देन यूरिया नाइट्रेट एंड देन स्मोकलेस पाउडर जो लो एक्सप्लोजिव के अंदर आता है। इनके नाम आपको याद करने हैं, थोड़ा सा आइडिया रखना है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हम हर साल देखते हैं, एक आधा आ जाता है जहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली आईईडी सीन इन न्यूज़, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लोजिव इन आईईडी? अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट, इथाइलिन ग्लाइकोल। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डी इज द आंसर। अब क्या हमें, अब ये लिस्ट जो थी है ना लिमिटेड है, क्या हमें बहुत ज़्यादा याद करने, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड से अपने याद करने, उसके बेस के ऊपर एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन वहाँ पे किए करेंगे, अदरवाइज हम याद नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है और क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर सिंपल ही आएगा। इंडिया गेन बैक्स डिप्लोमेसी एट यूएनएससी। रिसेंटली यूएनएससी की मीटिंग हुई, रशिया ने बुलाई। आपको पता है कि हमने रिसेंटली रशिया यूक्रेन वगैरह वो सारा इशू देखा है ना, कि और यूएसए यूक्रेन क्या कहता है कि भाई नाटो को ज्वाइन करेगा, रशिया ये कहता है कि ये ना ज्वाइन करे, क्योंकि रशिया को पता है कि वहाँ पे जो उसके अगर नाटो को ज्वाइन कर दिया, उसके अंदर क्या लिखा है, अगर एक पे अटैक है तो सभी पे अटैक मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कतें काफ़ी आपस में आई। तो रिसेंटली बाइडन ने बोला कि भाई जो यूएस रेजिडेंट है वहाँ पे सिटीजन है इधर अपना यूक्रेन के अंदर, वो घर आ जाओ, है ना। तो वहाँ पे गाना भी चलाया गया कि घर आ जा ओ नादान परिंदे, ठीक है। तो ये सब बुलाया गया उनको वापस। आज जो मैम ने इसके ऊपर रशिया यूक्रेन के इशू के ऊपर एक 12 बजे लेक्चर था उनका, तो उन्होंने पूरी डिटेल में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख भी सकते हैं, तो उसके खैर उसके अंदर नहीं जाऊंगा। यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इंडिया की, इंडिया और देखो 2-3 चीज़ें हुई यहाँ पे। एक तो मिन्स्क 2 सीज़फायर एग्रीमेंट की बात हुई, दूसरा यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया ने बोला कि भाई दोनों का, अब देखो एक साइड पे रशिया है, दूसरी साइड पे यूएस है, दोनों हम बैलेंस लेके हम चलते हैं, ना ही ज़रा रशिया की तरफ होते हैं ना ही ज़रा यूएस की। तो इंडिया के लिए ये बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है, क्योंकि दोनों इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो इंडिया ने ये बोला कि भाई ठीक है, एक तो आपको ठीक माहौल के अंदर बात कर लो, और इंडिया चाहता है कि वो इंडियन सिटीजन भी है वहाँ पे, उसके भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहता है। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई कि जो रशिया यूक्रेन सेपरेटिस्ट लीडर्स एंड ओएससी, ठीक है, वो पहले मिन्स्क 1 साइन हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं अभी बात करता हूँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का जो इशू है उसके अंदर 2014 के अंदर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, मिन्स्क 1 जिसको बोलते हैं। आपको डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि इसमें डिटेल में क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछती ही नहीं है, ना ही पूछेगी, किसी और कंट्री का, हमारा नहीं। तो यहाँ पे कि ठीक है, थोड़ा सा माहौल ठीक करने के लिए इन्होंने बोला कि जैसे प्रिजनर वगैरह वो एक्सचेंज कर लो, लेकिन ये उसके बाद ज़्यादातर टिका नहीं। उसके बाद 15 के अंदर मिन्स्क 2 आया, ठीक है। इसके अंदर भी कौन कौन था, रशिया, यूक्रेन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, ठीक है, और बाकी कुछ लीडर थे, इन्होंने मिलके इसको ठीक किया कि भाई हाँ ठीक है, आप माहौल ठीक रखो उसको। लेकिन ये भी फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, क्योंकि अभी तो फिर इशू चल रहा है, तो ये दिक्कत तो रहेगी। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना, ये एग्रीमेंट जो है किससे रिलेटेड है, कौन से इशू से, इसके अंदर क्या है उसके ऊपर जाना नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप की बात करें तो हेलसिंकी एक्ट जो फाइनल एक्ट आया था उसके अंदर इसके ऊपर बात की गई कि हम ऐसा कुछ सेटअप करें यार सिक्योरिटी वगैरह को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे नाम रखा कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप,
उसके बाद 1994 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। 57 जो पार्टीज़ हैं और उसके अंदर इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हेडिंग से ही अपना आंसर निकलता है, रशिया एंड यूक्रेन। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कौन से आर्टिकल के अंदर ज़्यादा डीप में जाना है, सिर्फ टच करते जाना है। यहाँ पे मिन्स्क एग्रीमेंट के बीच के इशू है, ठीक है। सिक्योरिटी इन यूरोप, उसके अंदर कौन क्या इंडिया मेंबर है या नहीं है, वो है क्या, दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे देखते हैं। इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ तो एक स्टेटमेंट होती है या वाटर टैक्सी सिस्टम पूरे 4 आते हैं। अगर पूरे मान लीजिए 4 स्टेट का ही नाम आ गया तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन के अंदर जाता है यूपीएससी कैटेगरी के अंदर। अगर डिटेल में आया तो फिर उसके जो पीछे पर्पज़ है, कौन सा जो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो कुछ लॉन्च किया गया, उसके कंटेक्स्ट के अंदर बात होती है। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाटर टैक्सी सिस्टम सेटअप किया गया महाराष्ट्र के अंदर, और हमें इसकी डिटेल नहीं जाननी, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मजे लेने के लिए हम जान सकते हैं कि जैसे इसके अंदर मैं बात करूं 7 स्पीड बोट, ठीक है दोस्तों, कैपेसिटी है 10 to 30 पैसेंजर एंड कैटरमैन, ठीक है जी, ठीक है कैटमरैन, ठीक है, कैटमरैन बोल रहा हूँ, कैटमरैन। इसके अंदर क्या होता है, हाई स्पीड बोट होती है जो, ठीक है। तो ये भी 2 लॉन्च की। खैर इसके अंदर जाना तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर हमने बात की कि हम जो पोर्ट है उसकी मॉडर्नाइजेशन करेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे। ये भी उसी की तरफ एक जो स्टेप है जो उसको बढ़ा रहा है। प्री के लिए आपको इतना याद रखना है, मेंस के लिए आपने थोड़ा सा एक लाइन जो स्पीड बोट वगैरह कुछ उसकी बात करनी हो, या फिर कुछ महाराष्ट्र से है वो इसको याद करेगा, अदरवाइज आपने सिर्फ इतना याद रखना है कहाँ पे हुई। सागरमाला प्रोजेक्ट का काम क्या है, एक तो जैसे मान लीजिए पोर्ट से किसी एरिया के अंदर कुछ हमने ठीक है ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, सड़कें नहीं अच्छी, ये सारी इंटरलिंकेजेस नहीं हुई पड़ी, इंडस्ट्रियल रीजन से पोर्ट की लिंकेज अच्छी नहीं हुई, तो उसकी वजह से अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, और जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी महंगा होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कम करने के लिए और मतलब कॉस्ट को कम करने के लिए, और जो लिंकेजेज हैं, पोर्ट की लिंकेज होगी इंडस्ट्रियल से, है ना, और जो रेलवे स्टेशन से, ये सारी बढ़ाने के लिए हम सागरमाला प्रोजेक्ट लेके आए, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की बात हुई, कनेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, वो इंडस्ट्रियल एरिया को लिंक करेंगे, कोस्टल कम्युनिटी की डेवलपमेंट, फिशरी सेक्टर से लेके सब एरिया की डेवलपमेंट करेंगे उस रीजन के अंदर, ठीक है। कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम आती है एज कम्पेयर टू रोड एंड दिस रेलवे, है ना, तो उसके लिए उसको भी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ये बात हुई। इसके अंदर एजेंसी बनाई नेशनल सागरमाला, फेडरल कॉर्पोरेशन की बात हुई यहाँ पे, नेशनल सागरमाला एपेक्स जो कमेटी बनाई गई, चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। उसके बाद कैबिनेट जो सेक्रेटरी है वो चेयर करेगा सागरमाला कोऑर्डिनेशन, जो वो सारा कोऑर्डिनेट करेगी आगे चल के, स्टेट के लेवल के ऊपर भी बना देगी, जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पोर्ट वगैरह वो इसको हेड करेगा, ठीक है। तो ये आपको 3 याद रखनी है, तो यहाँ पे अलग अलग लेवल के ऊपर ये बनाएगी। क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सागरमाला इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी स्टेट बाय प्राइम मिनिस्टर, then the India's first water taxi service recently inaugurated in Kerala, 1 only 1 and 2 1 and 3 all of you। एक और दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कोई स्टेट वाला क्वेश्चन आता है हमने कि कौन सी स्टेट के अंदर है मिन्स्क एग्रीमेंट, इसके बीच में अभी आपने पढ़ा, अभी तो आपको याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पूरे साल के इकट्ठे होते हैं वहाँ पे हमें दिक्कत आती है एग्जाम के अंदर, तो आप एक पेज लगा सकते हो, वहाँ पे ऐसे 1 वर्ड जो है क्वेश्चन है ना, उनका आंसर है कि इसके अंदर, वो आप वहाँ पे नोट कर सकते हो, ईजी रहता है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये अपना गलत है, ये भी अपना केरला वाला गलत है। 5th क्वेश्चन है उनके लिए पहले सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर बैट फॉर मोर सपोर्ट फॉर लो एंड मिडिल इनकम। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने G20 के अंदर ये बोला कि भाई जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, कोविड की वजह से बहुत नुकसान हो गया, तो आप हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। फंडिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से कुछ ना कुछ पैसा दिया जाए, पीपी किट वगैरह, यार हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसके वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो डेवलप कंट्री लेती हैं बाद में शेयर नहीं करती, वो सब हमें करना चाहिए, ठीक है। अब लो मिडिल इनकम कंट्री, ये कौन सी कंट्री, वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया, लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेस के ऊपर, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम है उससे हमें उसको हमने डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से। ग्रॉस नेशनल इनकम ज़्यादातर जीडीपी प्लस नेट जो बाहर से इनकम आती है, ठीक है, मतलब जो इधर वाले उधर दे देते हैं, उधर वाले इधर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंट्री है, यहाँ पे इसकी कोई कंपनी है,
ठीक है दोस्तों, वो बी कंट्री के अंदर जाके काम करती है, बी कंट्री से वो पैसा इधर ले जाती है। तो इसका जो GNI होगा, GDP प्लस जो भी यहाँ पे प्रॉफिट इसने कमाया, तो इस कंट्री का क्या होगा, GNI क्या होगा, GDP माइनस जो भी इसने प्रॉफिट जो इस कंट्री के अंदर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। इसके अलावा G20 UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया, लास्ट टू लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था। इनफॉर्मल ग्रुप है 19+ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कौन कौन से मेंबर है ये आपको याद रखना है। इजी मेथड, G7 G8 से जो रशिया को निकाल दिया था तो G7 बन गया। ठीक है, और उसके बाद G20, तो इनके आपको ऐसे ही याद करना, ईजी रहेगा आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके मेंबर ही पूछे गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय नेशंस पीपल बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इनकम रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट वाज अर्न्ड। सेकेंड है, वर्ल्ड बैंक असाइन द वर्ल्ड इकोनॉमी टू 4 इनकम ग्रुप्स बेस्ड ऑन GNI। थर्ड है, इंडिया इज अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज ऑल। तो आई होप कि हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने रिवीजन करनी है दोस्तों, वही आपके लिए एक चीज़ है जिसमें आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी डिसाइड करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।